नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही अजीब बात हो रही है। अमेरिका लगातार भारत की और मोदी जी की तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है। कोई भी मंच हो, कोई भी सम्मेलन हो, वहां पर अमेरिका के जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, लगातार भारत की और मोदी जी की तारीफ पे तारीफ करते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका कभी भी भारत का सहयोगी नहीं रहा है। सब जानते हैं कि भारत जो है वो रशिया का या रूस का सहयोगी रहा है। फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका सब कुछ छोड़कर भारत के पीछे पड़ा हुआ है और कह रहा है कि मोदी जी यू आर द बॉस। अब कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है, इस वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। कुछ पर्दे के पीछे की खबरें रहेंगी जिनको जानना आपको जरूरी है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो पर्दे के पीछे की सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। कुछ इतिहास से लेकर चलेंगे और भविष्य में क्या हो सकता है, सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि शुरू करें, आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। साथ में प्लीज वीडियो लाइक कर दिए, वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अब जो मैंने कल वीडियो बनाया था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछा। पहले तो ये कि क्या आपने ये वीडियो देखा, क्योंकि जीएस 3 और एसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे इसके अंदर जितने भी एग्जाम संबंधित चीजें हैं सब पूछी गई है इसके अंदर, ठीक है। तो प्लीज, तो इससे संबंधित सवाल है, बैटिंग और गैम्बलिंग, बैटिंग और गैम्बलिंग किस लिस्ट में शामिल है? यानी कि जो भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, इसमें से कौन सी लिस्ट में बैटिंग और गैम्बलिंग शामिल है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, क्या आप उसको ठीक से देखते हो कि नहीं देखते हो, ठीक है। जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जीएस 1 से आपका ये टॉपिक आएगा, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जीएस 2 से संबंधित ये जो आज हम पढ़ेंगे संबंधित ये आएगा, पूरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। और ऐसे का जो तीसरा वाला है कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, ये तीनों चीजें, मतलब कि आज का टॉपिक जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि तीनों ही आपके जो जीएस में 2 जीएस और एक ऐसे में आपको पूछ सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सोचिएगा। स्टार्ट में दोस्तों छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है। 17 मंथ्स का कोर्स जो है यूपीपी से 2024 का प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्री प्लस मेंस की पढ़ाई करा रही है, प्री प्लस मेंस की पढ़ाई रहेगी। सब कुछ जो है वो हमारे कंट्रोल में रहता है। सब कुछ वीडियोस, पीडीएफ और टेक्स्ट के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। हर चीज आपको दी जाएगी, कुछ भी किताब नहीं खरीदनी है, कोई नोट्स नहीं लेने, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके दिया जाएगा। बहुत ही एक सही प्रोसेस बनाया गया है कि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनको बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट के माध्यम से तैयारी करें, एक स्टेप बाय स्टेप तैयारी करें। उसका कराया था। फीस जो है बहुत नॉमिनल है, 5,999 रुपए है। इसके लिए आपको 9919521555 पे कॉल करना है, जानकारी लेनी है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। उम्मीद करता हूं चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। देखिए, बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया है 939 से लेकर 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। बहुत ज्यादा तबाही मचती है इसके अंदर, तबाही मचती है और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब कि यूरोप जो है, खासकर यूरोप जो है, क्योंकि लड़ाई जो हुई यूरोप के अंदर ही हुई है, ठीक है। जर्मनी ने फ्रांस को बर्बाद कर दिया, ब्रिटेन को बर्बाद कर दिया, उधर बहुत ज्यादा तबाही मच गई है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर चला, 5-6 साल वर्ल्ड वॉर चला, तो हुआ क्या कि जितनी भी इंडस्ट्री थी, यूरोप की इंडस्ट्री थी, वो लगातार हथियार बना रहे थे, ठीक है। लेकिन जो आम लोग थे, उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें होती है, वो कौन बना रहा था? वो बना रहा था अमेरिका। अमेरिका का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, अमेरिका जो इतना इंडस्ट्रियली इतना मजबूत हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो अपने पीक पे पहुंच गया ये। तो वो जो शुरुआत, मतलब जो उसको, क्योंकि यूरोप जो है सारी इंडस्ट्री जो है वो हथियार बना रही है, रोजमर्रा की सामान जो कौन बना रहा है? वो बना रहा है अमेरिका, और अमेरिका सप्लाई कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होने से यूरोप पूरा जो है बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि अमेरिका की इंडस्ट्री यूरोप पे डिपेंड है, यूरोप के लोगों पे, तो अब जब यूरोप बर्बाद हो जाएगा, उसके पास पैसा नहीं बचेगा, तो जो सामान ये अमेरिकन बना रहे हैं इनका क्या होगा? कौन खरीदेगा? अब मजबूरी में अमेरिका क्या एक मार्शल प्लान लेकर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। मार्शल प्लान अमेरिका इंट्रोड्यूस करता है। क्या है मार्शल प्लान, इसको समझते हैं। देखिए, 3 अप्रैल 1948 को,
अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रूमैन थे, उन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट ऑफ 1948 इसे कर देता है, ठीक है। देखिए, जो राष्ट्रपति ट्रूमैन थे 1948 के बीच में, उन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट साइन किया, जो कि जाना जाता है मार्शल प्लान के नाम से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित चीज है, एग्जाम में पढ़ाता है, ठीक है। और ये नाम किसे पढ़ा था? क्योंकि जॉर्ज मार्शल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कहते हैं उसको, ठीक है। तो उन्होंने प्रपोज किया था कि यूनाइटेड नेशन को एक्टिवली इकोनॉमिक असिस्टेंस देनी चाहिए यूरोप को, कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके। सब बर्बाद हो चुके हैं यूरोप वाले सब, क्योंकि वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं बची है, अब वहां कुछ परचेसिंग पावर नहीं बची, तो उनको खड़ा करने के लिए अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सकें, क्योंकि अगर वो मजबूत होंगे तो हम उनको अपना माल पानी बेच पाएंगे और हमारी इंडस्ट्री मजबूत हो पाएगी। इसे कहते हैं मार्शल प्लान, ठीक है। इसके नाते जो अमेरिका ने लगभग 3 बिलियन, अच्छा ये तो हो गया, लेकिन एक पॉइंट और मैं लेता हूं, दूसरा तो लेकर आऊंगा इसमें। लेकिन हुआ क्या कि वॉर के 2 साल बाद भी एक पॉइंट तो ये हो गया कि इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हो गया। मास्टर प्लान में ये बोला गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप करने के लिए हमें असिस्टेंस देनी चाहिए, पहला पॉइंट है। लेकिन एक दूसरा एंगल भी है जो जानना जरूरी है, कि वॉर के 2 साल बाद भी हुआ ये कि यूरोप जो सोवियत यूनियन है, देखिए अब ये वॉर चल रहा है, कोल्ड एरा चल रहा है, कोल्ड वॉर एरा चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया अमेरिका और रशिया के बीच में। क्यों हो गया? अमेरिका है कैपिटलिस्ट कंट्री और जो यूएसएसआर है वो है एक सोशलिस्ट कंट्री। अब ये चाहते हैं कि यूरोप में इन्फ्लुएंस हो, और सोवियत यूनियन क्या करता है, खासकर इसने ईस्टर्न जो हिस्सा था, यहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी को मजबूत करना शुरू किया, और उन कंट्रीज को जो कि रशिया से जुड़े हुए कंट्रीज हैं, इनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। 2 चीजें हो रही है, देखिए सब, एक हो रहा है कि इकोनॉमिकली यूरोप बर्बाद हो गया है, पहला चीज, और दूसरा सोवियत यूनियन लगातार इन्फ्लुएंस कर रहा है कंट्रीज को कि आप हमारे तरह से सोशलिस्ट पैटर्न या कम्युनिस्ट पैटर्न को अडॉप्ट कर लो। तो आइडियोलॉजी की वॉर भी है और इकोनॉमिक वॉर भी हो रही है, ठीक है। अच्छा, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराने में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो किया था वो यूएसएसआर ने किया था। यूएसएसआर ने एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट हुआ था, बट जैसे से स्टार्ट किया बहुत ज्यादा अपने को डेवलप कर लिया था, और एक तरह पूरी दुनिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी को एक मजबूत कहते हैं मजबूती दी थी कि हाँ भाई, एक कैपिटलिज्म के खिलाफ एक सोशलिज्म जो है वो खड़ा हो सकता है। उसके जो ग्रोथ जो है वो लगातार देखने को मिली थी, खासकर लेनिन के बाद स्टालिन ने जो स्टार्ट किया था उसको देखने को मिली थी, इसलिए लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे थे। अब यहां पर अमेरिका को 2 चीजें लड़नी है, पहला तो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ना है, और दूसरा इसको आइडियोलॉजिकल वॉर भी लड़नी है रशिया के साथ। इसीलिए इन दोनों चीजों को काउंटर करने के लिए मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसके लिए ये लोग अगले 4 साल के अंदर लगभग 13.3 बिलियन रुपया जो है वो यूरोप को रिकवर करने के लिए लगाते हैं। ये उस समय का है 13.3 बिलियन रुपया यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता तो बहुत संभव है, एक तो अमेरिका की इंडस्ट्री तो बर्बाद होती, साथ में बहुत संभव था कि सोशलिज्म को ये अपना लेते हैं, कम्युनिज्म को ये अपना लेते हैं, ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर आता है कि for the USA the Marshall Plan provided market for American goods, created reliable trading partner, ठीक है, and supported the development of stable democratic government, यानी कि एंटी कम्युनिस्ट इन वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। इसे बात कर ली, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। चलिए, अब ये हमने पहला चीज पढ़ी कि अमेरिका ने यूरोप को किस तरह से किया मार्शल प्लान, ये हमारे वीडियो का पहला हिस्सा बना। अब अमेरिका ने एक और कंट्री की बहुत हेल्प की है। अब यूरोप का देख लिया हम लोगों ने, एक और कंट्री की बड़ी हेल्प की है, थोड़ा हिस्ट्री लेके चल रहे हैं, यूरोप एंड अमेरिका। अब यहां पर देखिए बात आ रही है 1960s की, 70s की बात आ रही है, 60s की खासकर, जहां पर यूरोप थोड़ा सा उड़ गया है अमेरिकन हेल्प करने के बाद। अब यूरोप और अमेरिका दोनों देश मिलकर चाइना का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना इंडिया लगभग साथ साथ आजाद हुए, बट चाइनीज ने थोड़ा सा अपने आप को इंडस्ट्रियली ज्यादा मोटिवेट किया, और उनको सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका और यूरोप। अमेरिका और यूरोप जो है वो बहुत हेल्प करते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो चाइना में लगाई जाए,
ठीक है। अब देखिए किताब आई है द चाइना प्राइस, ये किताब है और इसने बोला कि यूरोप ने और अमेरिका ने मिलकर चाइना को बहुत सपोर्ट किया, उनको टेक्नोलॉजी दी, क्योंकि चाइना तो बहुत गरीब कंट्री था, लेकिन टेक्नोलॉजी देना शुरू किया उन्होंने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिया कि लोग आके एफडीआई वगैरह जो है वहां पर लगा सके, नॉलेज एक्सचेंज की कि वो समझ सके, एजुकेशन ट्रेनिंग दी और मार्केट एक्सेस दिया। मार्केट कौन सा है कि जो चाइना मार्केट जो माल बना रहा है उसको कहां बेचेगा, अमेरिका में और यूरोप में बेचेगा। तो शुरुआत से ही चाइना को सपोर्ट किया अमेरिका ने और खड़ा करने की कोशिश की है, ठीक है। अब चाइना धीरे धीरे खड़ा हो गया। अब हुआ ये कि अगले कुछ सालों के अंदर 60s, 70s, 80s, 90s तक तो चाइना ज्यादा कुछ बोला नहीं और चुपचाप अपनी सारी फोर्स जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर लगाई है। लेकिन चाइना ने बाद में अपने रंग बदला, बाद में अपना असली रंग दिखाया और पिछले 15 साल के बाद से जब चाइना मजबूत हो गया, 60 शुरू हो गए, सन 2000 तक तो चाइना चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं किया, अच्छा बच्चा बन के बैठा रहा। लेकिन पिछले 10-15 साल के अंदर चाइना जैसे ही मजबूत हुआ, अब वो चाहता है कि सुपर पावर बनना और चाहता है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से अमेरिकन कंट्रोल कर रहे हैं उस तरह से चाइना कंट्रोल करे। इसकी चाइना की अपनी स्ट्रेटजी रहती है जो अगला किसी और दूसरे वीडियो बनाएंगे। लेकिन चाइना ने जो भी पॉलिसी बनाई उससे लेकर अमेरिका को बीच में डर आ गया कि यार ये क्या दिक्कत है, ठीक है। और अमेरिका को दो लोगों का डर बहुत आ गया कि एक तो डर है चाइना का और दूसरा का डर है इसको यूरोप का। यार ये तो बड़े अच्छा, दोनों को बनाने वाला अमेरिका, पर दोनों से डर भी अमेरिका को है। दोनों को बनाने वाला अमेरिका, लेकिन दोनों से डर भी है कि दोनों अगर जरूरत से ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो जो अमेरिका की हेगमनी है, अमेरिका का जो एक कंट्रोल है पूरी दुनिया के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका को वो अपना कंट्रोल जो है बचाना है। अब वो कैसा होगा, वो स्ट्रेटजी अपनाई है अमेरिका ने, यही हम बात समझेंगे कि अमेरिका ने किस तरह स्ट्रेटजी अपनाई है। नो डाउट दोनों देशों को बनाया, पर दोनों को कमजोर भी करना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा कमजोर रहेंगे तो ये अमेरिका की बात मानेंगे, ठीक है। अब अमेरिका को देखते हैं इकोनॉमी। अमेरिका के साथ क्या हुआ कि अमेरिका, अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो अमेरिका का जो शेयर वर्ल्ड इकोनॉमी में रहा वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड, आप देखिए यहां पे कि 1960s में 40% शेयर है पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का, जो कि लगातार कम होता चला गया और आज मात्र 24% बचा हुआ है। तो पिछले कुछ सालों से लगभग 40, 50, 60 साल के अंदर, 60 इयर्स के अंदर 40% जीडीपी शेयर से लेकर 21% हो गया, यानी कि अमेरिका इकोनॉमिकली कमजोर हुआ है, उसका कंट्रोल दुनिया से कम हुआ है। और राइज ऑफ चाइना इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, या बहुत बड़ा एक कारण है उसका, ठीक है। तो ये देखना है कि चाइना उसकी आंख में खड़कने लगा कि यार ये तो हमसे भी आगे निकल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये रही। अब दूसरा क्या था कि यूरोप को, अब यूरोप के साथ क्या है कि यूरोप धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। नो डाउट यूरोप के पिछले 10-15 साल के अंदर उसकी अपनी प्रॉब्लम रही, इकोनॉमिक प्रॉब्लम रही है, लेकिन एक चीज देखी गई है कि यूरोप जो है वो उसने बहुत सारा रशिया से तेल लिया है। आप देखोगे बिगेस्ट इंपोर्टर रहा है रशिया के तेल का। अब ये देखो कि जर्मनी लगभग $23 बिलियन तेल लेता है रशिया से तेल लिए जा रहा है, ठीक है। पोलैंड ले रहा है, नीदरलैंड ले रहा है, फिनलैंड, बेल्जियम, सब लोग इतना पैसा जो है दे रहे हैं रशिया को। अब ये पैसा रशिया को जा रहा है, तो पहली चीज समझिए कि रशिया मजबूत हो रहा है, पहली चीज है, ठीक है। और दूसरा, चूंकि इनको सस्ता तेल मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यूरोप भी मजबूत हो रहा है। और अगर यूरोप मजबूत होगा तो होगा क्या कि जो अमेरिका का कंट्रोल है यूरोप के ऊपर से, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के ऊपर से, वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका खत्म हो जाएगा जल्दी, नहीं, अमेरिका बहुत बड़ी पावर, अभी भी बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। लेकिन जो सबसे मजबूत लोग होते हैं वो पहले से ध्यान लगाते हैं कि क्या हो सकता है, तो शुरू से ही कुछ कदम उठा के रखते हैं। तो अमेरिका को पता है कि भविष्य में अगर कदम नहीं उठाया तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है। भले आज हमें लगता है कि यार यूरोप इतना मजबूत तो नहीं है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो यूरोप फिर चाइना की तरह मजबूत हो जाएगा, तब तो पूरा ही कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। तो अब अमेरिका को यूरोप को भी कंट्रोल करना है, चाइना को भी कंट्रोल करना है, अपनी आइडियोलॉजिकल वॉर भी जीतनी है, इकोनॉमिक माइट भी दिखानी है, बाकी चीजें भी दिखानी है और कंट्रोल रखना है। तो थोड़ा सा इन दोनों को हल्का करना जरूरी था, थोड़ा सा इनके ना पर काटने जरूरी होते हैं, यूरोप के भी और चाइना के भी, ठीक है। अब ये चीज जो है, कोई चाइना के साथ की कहानी यही है कि इनके जो है पर जो है काटने जरूरी है। अब अमेरिका ने एक प्लान बनाया कि इन दोनों को
एनिमी नहीं बोलूंगा, इन दोनों को काउंटर करने का अमेरिका का प्लान था, यूरोप को और चाइना को काउंटर कैसे किया जाए कि ये लोग बहुत ज्यादा चुंगल से ना निकल जाए, ये अंदर सहम है, ठीक है। अब पहला तो उन्होंने फंसाया यूरोप को रशिया और यूक्रेन की वॉर में। अब देखिए अमेरिका ने क्या गेम खेला, कितना बढ़िया गेम खेला कि यूरोप को फंसा दिया रशियन यूक्रेन वॉर के अंदर। रशियन यूक्रेन वॉर हुआ और बोलते कोई जो तेल नहीं लगेगा भाई, कोई भी तेल रशिया से नहीं खरीदेगा। यूरोप ने बैन लगा दिया, यूरोप ने बैन लगा दिया कि तुम डायरेक्ट जो पैसा है देकर रशिया से तेल नहीं ले सकते। अब क्योंकि पूरा सिस्टम बना हुआ है यूरोप का, डिपेंड है रशिया के ऑयल के ऊपर, सर्दियां पड़ती हैं वहां पर, आम लोगों के लिए तेल चाहिए, इंडस्ट्री के लिए तेल चाहिए। अचानक से अमेरिका बोल देता कि नहीं भाई तुम्हें तेल नहीं मिलना चाहिए। अब ये तो बड़ी समस्या होगी, ठीक है। लेकिन क्या करें, तेल अब देखिए पिछले बार सर्दी तो निकल चुकी है, ठीक है, किसी तरह काट दिए, आगे पता नहीं क्या होगा, वो तेल है नहीं यूरोप के पास, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि अभी यहां से देखो, यहां से यूरोप ट्रैप हुआ, यूरोप के थोड़े से पर खतरे कि जो तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, रशिया से मिले जा रहे हो और जो बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते जा रहे हो, धीरे से उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया इसके ऊपर और बैन लगा दिया, ठीक है। दूसरा क्या किया, चाइना को, अभी इसका काउंटरेशन जाएगा आगे, ठीक है। चाइना से क्या किया, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपनी जितनी भी बड़ी कंपनियां थी, चाहे डेल हो, एचपी हो, नाइक हो, इंटेल हो, सैमसंग हो, एप्पल हो, सबको बोला कि भैया वहां से बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो, चाइना से बाहर निकलो तुम लोग। और आप देखो पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत सारी कंपनियां चाइना से निकलकर एशिया की वियतनाम गई हैं, इंडोनेशिया गई है, मलेशिया गई है, और बहुत सारी कंपनियां इंडिया भी आई हैं। एप्पल इंडिया आ गई, सैमसंग इंडिया आ गई है, ठीक है, फॉक्सकॉन इंडिया आई है, सेमीकंडक्टर वाली कंपनी आई है, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, कुछ बाकी जगह भी गई है, कुछ बहुत जगह इंडिया में भी आई है, ठीक है। तो चाइना को, जो चाइना की ताकत थी कि बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाके मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती थी और वहां से एक्सपोर्ट करती थी, और उस एक्सपोर्ट के पैसे से चाइना जो इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर बना था, वही कंपनियां जो हैं अब चाइना को छोड़कर बाहर जा रही हैं, ठीक है। अब यहां पर आता है इंडिया का रोल। देखिए अभी दोनों पॉलिटिक्स क्या रही कि इन्होंने यूरोप को भी कंट्रोल कर लिया, यूरोप को फंसा दिया यूक्रेन और रशिया के वॉर में, चाइना से क्या किया, चाइना से कंपनियां बाहर निकाल ली, ठीक है। अब दोनों, लेकिन अब अमेरिका को एक ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा एक दोस्त चाहिए जहां पर जो प्लान बनाए उसको अंतिम रूप दे सके, क्योंकि यूरोप को खत्म भी नहीं करना है, यूरोप खत्म हो जाएगा तो भी चाइना अमेरिका का नुकसान है, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो यहां पर इंडिया को इसने एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में बोलना शुरू किया या पेश करना शुरू किया। और इंडिया सरप्राइज है कि अच्छा यार क्या पता, हर मंच पे जाके मोदी जी की तारीफ मोदी मोदी कर रहे हैं, इंडिया इंडिया कर रहे हैं कि इंडिया इज द फ्यूचर है, मोदी इज द बॉस है, क्या हो रहा है। तो पहले समझते हैं इंडिया की कुछ खास, कि अमेरिका ने इंडिया पे दाव क्यों लगाया या क्यों लगा रहा है, इसके लिए 2-3 बहुत बड़े कारण हैं, उसको समझते हैं। पहला कारण यह है कि इंडिया अपने आप में थोड़ा बहुत छोटा मोटा इकोनॉमिक पावर तो है ही है, ठीक है, लगभग 600 बिलियन का रिजर्व है इंडिया के पास, तो एक इकोनॉमिक पावर है, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है, लगभग 7-7.5% से बढ़ी है। दुनिया की जितनी मेजर बड़ी कंपनियां कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा हमारा देश पड़ा है, ठीक है, एक इकोनॉमिक पावर है, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल टू रिप्लेस चाइना, क्योंकि इकोनॉमिक पावर है तो पोटेंशियल है कि भाई चाइना से कंपनी निकाल के लाए के उखाड़ के लाएंगे तो लगाएंगे कहां पे, कहां लगाएंगे, तो चाइना को रिप्लेस करने का पोटेंशियल भी तो होना चाहिए कि चाइना जैसा कंट्री होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं वियतनाम चले गए, इंडोनेशिया चले गए, लेकिन भाई वो वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया उस तरह से नहीं काउंटर कर सकते चाइना को जिस तरह से इंडिया कर सकती है, क्योंकि इंडिया के पास कुछ खास चीजें हैं, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत है, यहाँ पर वर्किंग फोर्स बहुत ज्यादा है, डेमोग्राफिक यानी कि यहाँ पे लोग यूथ हैं, यंग लोग हैं, काम करना चाहते हैं। अब अगर आपने चाइना से एप्पल की फैक्ट्री निकाल के, क्या आप वहां पे साउथ कोरिया लेके जाओगे, वहां तो जो जनसंख्या का जो रिप्लेसमेंट रेशियो वो खत्म होकर 1.5 आ गया, मतलब कि वहां तो पॉपुलेशन कम हो रही है। जापान में पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, तो काम कौन करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी यहाँ पे यूथ ज्यादा है, यहाँ पर यूथ है तो काम करेंगे, एजुकेशन इंग्लिश मीडियम की है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, टेक्नोलॉजी को जानते हैं, यूथ यहाँ पर काम करना चाहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है, स्टेबल है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि चाइना की तरह चाइना ने बोला ऐसा है कल से लॉकडाउन लग गया, मतलब 3 साल का लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई कहने वाला नहीं, कोई काउंटर करने वाला नहीं है।
एक डिक्टेटरशिप, इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं है, और डेमोक्रेसी अमेरिका जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज को पसंद करता है, ठीक है। फिर यहां पर एक इमेज इंडिया की बहुत अच्छी है कि इंडिया से किसी को खतरा नहीं है। इंडिया आज तक ऐसा कोई कंट्री नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ दें, जो इंडिया के बारे में बहुत नेगेटिव इमेज रखता हूं। इंडिया की इमेज बहुत क्लीन रही है, हमेशा से क्लीन रही है, अच्छी इमेज रही है, ठीक है। चाइना की बड़ी जो नेगेटिव इमेज आती है कि दुनिया पर राज कराता है, ऐसी इमेज इंडिया के लेकर नहीं है, इंडिया को लेकर ऐसी बात नहीं आती है, ठीक है। और दूसरी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियंस वहां पे काम करते हैं कहां, अमेरिका के अंदर, जो कि लॉबिंग, जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि इंडियंस का जो इन्फ्लुएंस जो अमेरिकन पॉलिसीज या स्ट्रेटजी पे या सिस्टम पे है वो इक्वलेंट टू जूस है, यानी कि जो यहूदी जितना कंट्रोल रखते हैं अमेरिका की पॉलिसीज और स्ट्रेटजी के ऊपर, लगभग उतना ही मोर और लेस आपका इंडियन डायस्पोरा का कंट्रोल हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंडियंस हैं। एक तो रिच इंडियंस हैं, सफल इंडियन है, और बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव इंडियंस हैं, यानी कि हर जगह इंडियंस जाते हैं। तो ऐसे लोग को सपोर्ट करना जरूरी है, जैसे जो अमेरिका जिनके साथ कंफर्टेबल है कि हाँ भाई इनके साथ काम किया और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी जो इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ा कर रही है, पेश कर रही है अमेरिका का, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया इंडिया ने, अब यहां से अमेरिका का प्लान भी आता है कि इंडिया, यूरोप को तो मना कर दिया कि तुम तेल नहीं लोगे भाई, लेकिन इंडिया को अलाउ कर दिया कि तुम चलो तेल तुम रशिया से ले लो, रशिया से तुम तेल ले लो, ठीक है। इंडिया ने आपके जम के तेल लेना शुरू किया, पे देखिए जम के तेल लिया पे, लगभग देखिए 2022 के अंदर लगभग 269 मिलियन का यहां पर ट्रेड था। अब विद इन 1 ईयर 3,393 मिलियन डॉलर का ट्रेड इंडिया ने किया है रशिया के साथ। अब यूरोप को बैन कर दिया, इंडिया को अलाउ कर दिया। यूरोप और इंडिया और चाइना जो तेल ले रहे हैं वो यूरोप को बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर यूरोप वाले रशिया से डायरेक्ट लेते तो हो सकता है कि उनको $50 पर बैरल मिलता, इंडिया से रिफाइन होके जा रहा है तो उनको कितना पड़ रहा है, 65 पड़ रहा है, लेट्स सपोज लाइक मोटा मोटा। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रेशर डालना शुरू किया अमेरिका ने यूरोप के ऊपर, भूखा नहीं मारा, थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू किया, थोड़ा सा दबाना, प्रेसिंग करना शुरू किया। ये डिप्लोमेसी है, समझिए। कम खत्म नहीं करना, कमजोर करना है, थोड़ा सा कमजोर कर दो, मनमानी ना कर पाए। ये यहां पे लड़ाई युद्ध नहीं हो रहा है कि गर्दन काट दो ना, ये डिप्लोमेटिकली आपको मजबूत भी रखना है, पर इतना मजबूत नहीं करना है कि आप हमारे चुंगल से बाहर निकल जाओ, ठीक है, हमारी बात ही मत मानो। तो कुछ ऐसी बात हो रही है। अगर यूरोप $50 में खरीद रहा था तो उसको बैन करके इंडिया से बोला कि $65-70 में तू ले ले। अमेरिका, एक तो यूरोप वैसे इकोनॉमिकली रेसेशन आ रखा है, वहां पे बहुत दिक्कत चल रही है, और महंगा तेल ने और दिक्कत शुरू कर दी, तो यूरोप डिपेंड रहा है अभी भी अमेरिका के ऊपर, अमेरिका डिपेंड हो गया, ठीक है। अब यहां पे कितना ज्यादा इंडिया ने तेल जो है वो यूरोप को बेचा है, ठीक है। उधर चाइना को ऑर्डर करने के आ गया लगातार, कहते हैं एक रिपोर्ट के हिसाब से, देखिए एक रिपोर्ट बोलती है 1000 कंपनीज जो हैं वो चाइना से निकल के इंडिया में आएंगी। अब इंडिया की अपनी दिक्कतें हैं, नो डाउट, चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन ठीक है, काम हो रहा है, उसके अंदर काम हो रहा है। 1000 कंपनीज जो है इंडिया की, क्या आपको लगता नहीं कि जो एप्पल है, सैमसंग है, ठीक है, एचपी है, डेल है, जो इंडिया में सेंटर बना रहे हैं, वो सिर्फ इकोनॉमिकली प्रेशर आकर इंडिया आ रहे हैं या पॉलिटिकल प्रेशर या इन्फ्लुएंस हो सकता है? बिल्कुल होगा। इतनी बड़ी कंपनियां जो कुछ फैसला करती हैं तो सरकार के फैसले के साथ करते हैं, सरकार की स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं, सरकार के प्लान को फॉलो करती हैं। तो अमेरिका ने बोला अपनी कंपनीज को कि तुम वहां से निकलो, दूसरे देश में जाओ, क्योंकि हमें चाइना को कंट्रोल करना है। कंपनी हमारी मंजे चाइना ले रहा है और हमको आंखें दिखा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी, अब एक देखिए, एक यहाँ पे रिपोर्ट आई है। अब चाइना का ग्रोथ अगर आप देख लेते हैं, चाइना का ग्रोथ देख लेते हैं, तो चाइना यहां पर देखिए कि चाइना 2012 में 7.85% से ग्रोथ कर रहा था और लगातार ये नीचे की तरफ आ रहा है। यहां पर कोरोना का पीक टाइम था, ठीक है, ये बाउंस बैक रिकवरी को इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो आप देखो कि 2023 में भी मात्र 5.24% की, लगभग 2.5% की ग्रोथ रेट स्लो हुई है ओवर द पीरियड ऑफ 7-8 इयर्स के अंदर, 10 साल के अंदर, बहुत 10 साल के अंदर
2.5% की ग्रोथ रेट शुरू हुई है और प्रोजेक्शन दिया जा रहा है कि 2028 के अंदर ये मात्र 3.44 रह जाएगी, यानी कि बहुत ही मिनिमल ग्रोथ रेट रहेगी चाइना की। तो जो चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था उसे कम कर दिया रहा है। तो चाइना एक बहुत, जो अमेरिका काउंटर कर रहा है चाइना को, तो उसको पता है कि हमें यहां पर कमजोर करना है, इसको जो आंखें दिखा रहा था कमजोर करना है, लेकिन रिलायबल पार्टनर कौन चाहिए जो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएगा, वो इंडिया कर पाएगा। अब इंडिया के साथ क्या है कि इंडिया का अगर देखते हैं तो इंडिया देखो कि आउटशाइन कर दिया ऑल द मेजर इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिए 2021 का 8.7% 21 का है, ठीक है, ग्रोथ रेट है। और इस तरह से इंडिया इस साल भी जो रहा है 2022 का भी वो कितना बढ़िया 7.5% के आसपास रहा है, ठीक है। अगर एक चीज और देखें आपको, यहां पर अगर इकोनॉमिक प्रोजेक्शन देखते हैं कॉन्फिडेंस का, तो आप देखो कि डेवलपिंग एशिया में आप देखो 5.6, 5.8, 5.9% चल रहा है। वही देखिए मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया बिल्कुल जीरो, बेकार है, कुछ है ही नहीं। यूरोप एरिया 1.2, 1.3, कुछ बचा है ही नहीं। अमेरिका खुद की हालत बहुत खराब है, ठीक है। लैटिन अमेरिका की देखो 0.1, 1.6, ठीक है। सब सहारा कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में, तो ले देखिए एशिया ही ऐसा है जहां पर चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं। इसीलिए जो कंपनीज चाइना से निकल के आ रही हैं वो भारत आ रही हैं, वियतनाम जा रही हैं, ताइवान जा रही हैं, मलेशिया जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, अफ्रीका नहीं जा रही है, यूरोप नहीं जा रही, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी भी ग्रोथ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहां पर अभी, ठीक है। तो मजबूरी से इंडिया जैसे मिलता है कि ठीक है वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया जा सकती है, थाईलैंड चले जाओ, लेकिन अगर सचमुच बड़ा कुछ करना है तो उसके लिए बड़ी इकोनॉमी चाहिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा सेटअप, बड़ा डेमोग्राफी। उससे ही चाइना से बड़े कंट्री को हम काउंटर कर पाएंगे। एक दो इंडस्ट्री कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाइना जैसे बड़ी कंट्री को काउंटर करना पड़ेगा। अब अमेरिका चाहता है कि इंडिया किसी तरह से उसके कैंप में आ जाए। अब ये शब्द का मतलब क्या है, उसके कैंप में आ जाए, किस कैंप में आ जाए? नेटो का प्रपोजल आपने देख लिया होगा कि नेटो का प्रपोजल बोला कि नेटो में ज्वाइन कर दो, इंडिया ने मना कर दिया, ठीक है। क्योंकि इंडिया की जो नैम की पॉलिसी है, नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट, अमेरिका चाहता है कि नैम की पॉलिसी को खत्म करके तुम खुल के हिंदुस्तान अमेरिका के साथ आ जाओ, ठीक है। इंडिया अभी तक पूरी तरह से अमेरिका की तरफ नहीं आया है, इंडिया अपना गेम खेल रहा है। क्या गेम खेल रहा है इंडिया, उस पर मैं अगला वीडियो बना दूंगा। जब मोदी जी जो मीटिंग जो खत्म हो जाएगी अमेरिका के अंदर खत्म हो जाएगी, तो उस पर बनाऊंगा। तो इंडिया की क्या अपनी गैम्बलिंग है, इंडिया की क्या अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पूरी तरह से अमेरिका की गोद में बैठ जाना वो भी दिक्कत करता है, ठीक है। तो इंडिया क्या कर रही है काउंटर करने के लिए कि अमेरिका से ले भी रहे हैं और काउंटर भी कर रहे हैं, वो चीज भी है, ठीक है। तो बताओ, तो लेकिन अभी इंडिया सोच रही है कि अभी ऐसा है कि यार इतनी जल्दी तो ज्यादा जल्दी हो जाएगी, अभी हम काम नहीं करेंगे। तो कुल मिला के आपने आज देख लिया कि किस तरह से अमेरिका लगातार इंडिया को जो प्रेज कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मजबूरी भी है, क्योंकि वो यूरोप और चाइना को काउंटर करने के लिए एक रिलायबल पार्टनर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही ऐसा कंट्री है जिसने आज तक अमेरिका को पीठ पे छुरा नहीं घोपा। इंडिया ने कभी भी अमेरिका के, ठीक है, इंडिया और अमेरिका संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि अमेरिका ने हमें कुछ दिया और हमने उसको गद्दारी कर दी उसके साथ, जैसे पाकिस्तान ने कर दी, चाइना ने कर दी, वैसे इंडिया ने कभी नहीं कर दी। इंडिया की इमेज बहुत अच्छी इमेज है इसके अंदर, ठीक है। खैर 17 महीने का कोर्स है, वो यूपीपीसी 2024 के लिए है, प्री प्लस मेंस के लिए। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 9919521555 कॉल करके। इस कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, आराम से आपको बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।